टीचर्स एकेडमी से डॉक्टर अंबरीश का अभिवादन स्वीकार करिए। साथियों, टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो सदैव आपको अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में एक महत्वपूर्ण सूचना हिंदी विषय के लिए मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। हिंदी विषय से जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2026 के लिए, जिसमें लगभग आपको 2000 से अधिक पद देखने के लिए मिलेंगे और इन पदों पर आप अभ्यर्थन करना चाहते हैं तो आपको इसकी योग्यता मालूम होनी चाहिए। क्या आप टीजीटी हिंदी 2026 उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं या नहीं करते हैं, इसी पर आज बात होगी। उसके पहले आप सबको एक अच्छी खबर दे दूं कि टीचर्स एकेडमी ने आपके लिए एक नया बैच शुरू किया है, जिस बैच का नाम है धुरंधर 2.0 बैच। जिस बैच में नए पैटर्न, नया सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण सारगर्भित किताबों के सार संग्रह के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा क्लास में। और जो कठिन चीजें आपको लगती हैं, जैसे हिंदी साहित्य में रचनाकारों को याद करना, या फिर आपको अनुक्रम याद करना, या आपको कई बार रचना की तिथियां नहीं याद होती, आलोचनात्मक कथन नहीं याद होते, काव्य शास्त्र नहीं याद होता है, रस छंद अलंकार नहीं याद होता, जो भी चीज आपको याद नहीं होती है हिंदी साहित्य में पूरे सिलेबस में, जो सबसे कठिन चीज आपको लगती है वो आपको क्लास में ही मैं याद करवाऊंगा। ये पूरी जिम्मेदारी और गारंटी से मैं इस बात को कह रहा हूं। आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे ये चीज अब रटना कैसे है। देखिए, एक उम्र हो जाने के बाद आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको रटाया जाए। हिंदी विषय में चीजों को याद करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको रटने पर बल नहीं देता। मैं बल देता हूं उसे विजुलाइज करना और उसे अपने माइंड मैप पे सेट करना। तो माइंड मैपिंग के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए चीजों को विजुलाइज करके कहानी और एक रेखा चित्र के माध्यम से आपकी चीजें दिमाग में रखी जाती हैं और वो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपको याद करना हो कि दंडी का समय क्या है, दंडी का समय यदि आपको याद करना हो तो दंडी का समय आपको कैसे याद होगा। तो देखिए, दंडी का मतलब एक डंडा होता है, ठीक है, एक डंडा हो गया, अब इसी में दूसरा डंडा हो गया, इसी में तीसरा डंडा हो गया। यानी दंडी का समय क्या है, 7वीं शताब्दी है। या बाणभट्ट का समय क्या है, बाण का समय क्या है, तो बाण भी किससे बनती है, डंडी की बनती है। तो उसमें भी कितनी डंडियां होंगी, एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी। यानी बाण भी डंडे से बनता है और डंडी में डंडी होता है। यानी बाणभट्ट का समय और दंडी का समय 7वीं शताब्दी हो गया। अब ये आपको जीवन में नहीं भूलेगा, जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे विजुलाइज करके चीजों को आपको याद कराया जाएगा क्लास में ही। जो चीज आपको हिंदी साहित्य में सबसे कठिन लगती है वो सबसे आसान करके क्लास में ही मैं याद कराऊंगा। आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं, तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है। हमारी संस्था आपसे खुद संपर्क करेगी। किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, तो हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। एक तो मैं पूरे क्लास में आपका नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा, दूसरा जो नोट्स होगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रस्तुत की जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे और फिर आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा, मैराथन करवाया जाएगा और अंत में 10 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे पाठ्यक्रम से आपको 5000 प्लस महत्वपूर्ण सवाल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसको आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू कह सकते हैं। 5000 से अधिक आपको सवाल दिए जाएंगे। तो ये सब कैसे मिल सकता है, धुरंधर बैच से मिल सकता है। आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी आपको पढ़ा के उनका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये सारी पुस्तकों का सार संग्रह आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या योग्यता रह सकती है और हमें योग्यता मालूम होनी चाहिए। देखिए, यदि आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यानी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 2026 हेतु
कौन कौन सी योग्यता धारण करनी चाहिए। यहां पर पहली जो इसकी योग्यता है, पहला जो मानदंड है कि आपके पास जो भी डिग्री है, सभी डिग्री आपकी पास होनी चाहिए। यानी किसी भी डिग्री में ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अपेयरिंग हैं या आपका रिजल्ट आने वाला है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपकी जो भी न्यूनतम अर्हता है वो पूर्ण होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो आपकी अर्हता है वह पूर्ण होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। यानी जिस दिन भी आप फॉर्म भरने बैठे उस दिन आपकी अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट उस समय रुका रहेगा या नहीं आया रहेगा, या किसी कारणवश आपका रिजल्ट आपके पास नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप ये सोचिए कि रिजल्ट तो मेरा 4-5 दिन बाद आ ही जाएगा, आज मैं फॉर्म भर देता हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय ये देखा जाता है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे थे उस दिन आपके पास सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे कि नहीं थे। तो ये चीजें आपको उसी समय मालूम होनी चाहिए कि भाई आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप जो भी आपके अर्हता है, न्यूनतम अर्हता है, वो आपकी पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपकी न्यूनतम अर्हता नहीं पूर्ण है तब आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है वो भी समझ लेते हैं, जो और महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए, उम्र को लेकर मैंने कई बार आपको बताया है। अगर आप एलटी का फॉर्म भरते हैं और आप जीआईसी का फॉर्म भरते हैं, तो एलटी और जीआईसी दोनों में सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष उम्र है, अधिकतम उम्र है फॉर्म भरने की, और इनकी रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 वर्ष है। लेकिन इसकी तुलना में जब आप यूपी टीजीटी का फॉर्म भरते हैं या यूपी पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, तो यहां पर फॉर्म भरने की जो न्यूनतम उम्र है वह निर्धारित नहीं है। और इसका रिटायरमेंट की उम्र कितनी है, तो इसकी रिटायरमेंट की उम्र है 62 वर्ष। तो यहां पर एलटी की तुलना में जो हमारे प्रबंध तंत्र के विद्यालय एडेड कॉलेज है, वहां उम्र 62 साल है और यहां केवल 60 साल है। तो यहां आप तब तक फॉर्म भर सकते हो जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। यानी जो रिटायरमेंट की डेट है वो 62 साल है, तो 62 साल तक किसी भी कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, किसी भी कैटेगरी में आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि क्या अन्य राज्यों के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्या अन्य राज्य क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अन्य राज्यों की स्थिति ये है कि अन्य राज्य इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कि भर पाएंगे? एग्जैक्टली भर पाएंगे, उनके लिए कोई भी रोक नहीं है, भर पाएंगे वो फॉर्म। और वो यहाँ के सामान्य कैटेगरी में फाइट करेंगे, सामान्य वर्ग में वो यहां पर फाइट करेंगे। यानी अगर आप इस स्टेट के हैं तभी आपको यहां की कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का फायदा मिल पाएगा। यदि आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का फायदा नहीं मिल पाएगा, आप यहां के सामान्य वर्ग में फाइट करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, उम्र हो गया, अदर स्टेट के लिए फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन हमारा होना चाहिए। यदि आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपका हिंदी होना चाहिए। हिंदी कहाँ होना चाहिए? स्नातक में होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए? तो 2 वर्ष आपका कम से कम होना चाहिए। अगर आपका 2 वर्ष से कम हिंदी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आती है कि सामान्य हिंदी वालों को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। अभी एक मामला आया हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालय जो अपनी मार्कशीट प्रोवाइड करवाते हैं उसमें वो केवल हिंदी लिखते हैं, और ये बात
किसके लिए लागू हुई थी? अंग्रेजी के लिए भी लागू हुई थी, अंग्रेजी के लिए भी लागू हुई थी और हिंदी के लिए भी लागू हुई थी। यानी वो लिटरेचर उसके सामने नहीं जोड़ते, तो उन्होंने शुद्धि पत्र भी जारी किया है कि भाई हम जो डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं वह डिग्री किसकी है? वह साहित्यिक हिंदी की है, वह लिटरेचर उसको समझा जाए, हिंदी मतलब सामान्य हिंदी न समझा जाए। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एक अलग विषय के रूप में, जिसका नंबर मुख्य से जोड़ा नहीं जाता, वो सामान्य हिंदी में भी स्नातक करवाते हैं, या उनका जो विषय होता है वो अतिरिक्त विषय हिंदी होता है या चौथा विषय होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं या अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के हैं, उन्होंने हिंदी उनके मार्कशीट में लिखा होता है लेकिन वो कंसीडर नहीं होगी। साहित्यिक हिंदी जो है वह कम से कम 2 वर्ष यदि आप पढ़े हैं तभी आप पहली योग्यता धारण करते हैं। अब ये आपने अगर बाद में बना लिया है, बाद में का मतलब यह है कि यदि आप बीएड करने के बाद आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हिंदी से दोबारा ग्रेजुएशन कर लिया है तो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आपका बीएड जो है जिस स्ट्रीम से था वह स्ट्रीम नहीं चेंज होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका स्ट्रीम था बीएड में साइंस और बाद में आपने ग्रेजुएशन हिंदी से कर लिया, तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो एलिजिबल कब होंगे? जब आपका बीएड जो है वो ह्यूमैनिटीज से होगा या आर्ट से होगा, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां एक चीज क्लियर हो गई कि आप बाद में भी अगर बीए में हिंदी कर लेते हैं, बीएड के बाद भी अगर पहले नहीं था तब भी कंसीडर किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता क्या है साथियों? बीएड आपका अनिवार्य है, बीएड आपका होना चाहिए। अब उसके पहले एक चीज और बता दें कि जो आपने बीए किया है इसमें कितना परसेंट चाहिए, कितना परसेंट होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर स्नातक में आपका पास होना चाहिए, यहां पर परसेंटेज की कोई भी बाध्यता आपके सामने नहीं है। आप चाहे 33% से 34% पाए या 99% पाए, यानी जो न्यूनतम योग्यता है वो आपकी स्नातक पास होना चाहिए। यहां पर परसेंटेज की कोई भी बाध्यता आपके सामने नहीं। ये तो हो गया स्नातक का मामला। अब चलते हैं बीएड। बीएड सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन बीएड में आप क्या करते हैं? 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? टीचिंग सब्जेक्ट आप 2 वहां पर लेते हैं। तो आपका टीचिंग जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे भी वैकेंसीज आती हैं जहां पर ये मांगा जाता है कि बीएड में भी आपने वो विषय पढ़ाया होना चाहिए। यानी आप हिंदी विषय से अगर टीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका बीएड में भी वो विषय होना चाहिए, टीचिंग के रूप में आपने उसे पढ़ाया हो, माइक्रो टीचिंग आपने उसकी की हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जब हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं साथियों, तो यहां पर यह कोई भी अनिवार्यता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि बीएड में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ाया हो। यहां बिल्कुल भी इसकी अनिवार्यता नहीं है कि बीएड में आपने क्या पढ़ाया, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात आती है बीएड में परसेंटेज की, कितना परसेंट आपका बीएड में होना चाहिए। तो बीएड में परसेंटेज की भी कोई बाध्यता नहीं है, बीएड आप केवल पास होने चाहिए, इसकी कोई भी बाध्यता नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपका जो स्ट्रीम है उसी से आपका बीएड होना चाहिए। यानी आर्ट से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, हिंदी से भर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका बीएड जो है वो आर्ट स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज का ही होना चाहिए। अब बीएड की अनिवार्यता आप समझ गए, क्या क्या इसमें चाहिए आप समझ गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है? संस्कृत होनी चाहिए आपकी। कहां संस्कृत होनी चाहिए? 12वीं में संस्कृत आपकी होनी चाहिए, अनिवार्य है। अब ये संस्कृत हो सकता है कि आपने रेगुलर जब आपने 12वीं पास किया था उसी समय का है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया? बीएड किया और बीएड के बाद आपको लगा कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो बीएड के बाद आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या किया? 12वीं कर लिया, तब भी वेल एंड गुड है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, धूमधाम से फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं,
कोई भी समस्या नहीं है। बीएड के बाद भी अगर आपने 12वीं का कॉम्बिनेशन बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपने स्नातक किया और स्नातक के बाद आपने 12वीं किया और 12वीं करने के बाद फिर आपने बीएड कर लिया, तो अब क्या होगा? तो स्नातक के बाद भी अगर आपने 12वीं किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉम्बिनेशन माना जाएगा। यानी 12वीं में अगर आपका संस्कृत मेन स्ट्रीम जब आपने 12वीं किया था, बोर्ड जब आपने किया था उस समय नहीं था, तो उसके बाद आपने बीएड के बाद 12वीं कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन माना जाएगा। आपने स्नातक के बाद 12वीं कर लिया तब भी आपका माना जाएगा, बीएड के बाद भी आपने 12वीं कर लिया तब भी माना जाएगा। और एक कंडीशन और होती कि जब आप 12वीं कर रहे थे उसी समय ही अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक और सब्जेक्ट से 12वीं का फॉर्म भर दिया है, यानी एक 12वीं के समय आपने दूसरा 12वीं कर लिया है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तब भी आपका वो कंसीडर होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर 12वीं में संस्कृत आपकी होनी चाहिए। लेकिन एक और यहां पर सवाल आता है कि सर मेरा स्नातक में संस्कृत है, क्या है? स्नातक में मेरा संस्कृत है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो है पीजी जो है वह संस्कृत से है। और यहां तक कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरा जो पीएचडी है वह भी किससे है? संस्कृत से है, लेकिन मेरे पास जो है वह 12वीं में संस्कृत नहीं है। वो क्या कहते हैं कि 12वीं में संस्कृत नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं? ये बात आती है कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। तो आपको बता दूं साथियों कि आपका कभी भी हो, आपका कहीं कोई भी हो, पीएचडी हो, पीजी हो, ग्रेजुएशन में हो, संस्कृत, ये सब कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपका केवल और केवल 12वीं में संस्कृत होना अनिवार्य है, तभी आप टीजीटी हिंदी का फॉर्म भर पाएंगे। एक सवाल यहां और आता है कि सर कितना परसेंटेज होना चाहिए 12वीं में संस्कृत का? तो 12वीं में संस्कृत का कोई भी परसेंटेज निर्धारित नहीं है। 12वीं में संस्कृत आप केवल पास होने चाहिए। तो कुल मिलाकर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी हिंदी की योग्यता क्या हो गई कि 12वीं में संस्कृत, ग्रेजुएशन में हिंदी 2 साल और बीएड, तीनों की परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। बीएड में कॉम्बिनेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप योग्यता धारण करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र आपकी 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। और सीटेट टेट की कोई भी सीटेट या टेट की कोई भी आवश्यकता यहां पर नहीं है। सीटेट टेट आप हो या ना हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये सारा डाउट आप सबका क्लियर हो गया टीजीटी हिंदी के लिए। टीजीटी हिंदी के लिए आप सबकी विशेष मांग पर नए पैटर्न की क्लासेस शुरू की जा रही हैं, क्योंकि अब तक का आपने जो पैटर्न देखा कि किसी एक गाइड, किसी एक किताब को पढ़ने से आपका चयन नहीं होगा। जो महत्वपूर्ण है वो भी पढ़ना पड़ेगा और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको तो और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आसान भी बन सकता है और कठिन भी बन सकता है। दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपको तैयारी शुरू करनी है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए धुरंधर 2.0 बैच शुरू किया गया है। और इस बैच की खास बात क्या है कि सभी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को आपको पढ़ाकर उनका नोट दिया जाएगा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, जितने भी आलोचनात्मक कथन और चीजें हैं वो सब आपको पढ़ाई जाएंगे, उनका नोट दिया जाएगा, पूरा सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। और हमारे पास समय इस बार बहुत कम है, तो इसलिए कम समय में हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे एक्यूरेसी के साथ पढ़ेंगे और इसी वर्ष नौकरी ले लेंगे। अब एक चीज यहां पर और आ रहा है, वो क्या है? पुरानी नियमावली, पुरानी नियमावली बनाम नई नियमावली। ठीक है, नई नियमावली, इस पर विवाद चल रहा है और इस पर हम लोगों ने भी यही मांग किया है कि इस बार
हम लोगों को मौका दिया जाए कि पुरानी नियमावली पर ही सारी विज्ञप्ति करवा ली जाए। तो पुरानी नियमावली और नई नियमावली में अंतर क्या है, इस चीज को लेकर अभी आप सबकी एक लाइव क्लास होने जा रही है 4 PM पर। 4 PM पर होगी, कहां होगी? टीचर्स एकेडमी पर, TEACHERSACADEMY, यानी ठीक 4 बजे टीचर्स एकेडमी पर एक अभी मैं लाइव सेशन लेकर आऊंगा और सारे सवालों के जवाब दूंगा, यानी 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट बाद आप अगर हमसे जानना चाहते हैं कि पुरानी नियमावली क्या है और नई नियमावली क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, और इस बार परीक्षा पुरानी नियमावली पर होगी या नई नियमावली पर होगी, अगर पुरानी नियमावली पर परीक्षा होगी तो हो सकता है कि आपके कॉम्बिनेशन में थोड़ी बहुत छूट मिल जाए। तो पुरानी नियमावली बनाम नई नियमावली पर हम लोग बातचीत करेंगे 4 बजे टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, आज की यह वीडियो यहीं तक। आपके सारे सवालों के जवाब सब कुछ लेकर मैं आ रहा हूं ठीक 15 मिनट बाद टीचर्स एकेडमी पर, और सारे सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।